हेलो, नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। साथियों, आज बायोलॉजी का डे 3 है, यानी तीसरा दिन है और हम लोग कर रहे हैं क्रैश कोर्स। और आज आपके सामने है टोटल के टोटल 150 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव का मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 2024 की तैयारी धूमधाम से आपकी इस स्टडी विथ रवि चैनल पर आपको डे बाय डे कराया जा रहा है। तो आज बायोलॉजी का तीसरा दिन और क्रैश कोर्स का चौथा दिन है। तो साथियों, इस चैनल पे आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को पास शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं सभी आके जुड़ जाए और अपनी 2024 के एग्जाम के लिए 90% एकदम अभी से तैयार हो जाए। तो साथियों, एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे जितने भी स्टूडेंट जुड़ गए हैं, और सभी के पास एक बार शेयर कर देंगे फटाफट से, ताकि आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज थोड़ा डबल क्लास हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, टोटल के टोटल 150 से ज्यादा क्वेश्चन है साथियों। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। बायोलॉजी का तीसरा दिन है, तो फटाफट से आप लोग स्टडी विथ रवि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिसको भी इस क्लास का पीडीएफ चाहिए उसको नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने लाते हैं, आंसर के साथ पीडीएफ बनाया गया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलिए पहला सवाल है साथियों यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने कि इनमें से कौन जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है। पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने, कौन जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि। शल्य विधि कहने का मतलब क्या होता है, चिकित्सीय विधि, यानी उस विधि में काटा जाता है, कुछ बांध दिया जाता है। याद आ रहा है बिल्कुल, अगर आप लोग पढ़े होइएगा तो साथियों याद आता होगा, क्योंकि हमने इस सेशन में क्रैश कोर्स के सेशन में ये एम रखा है कि साथियों आपको ऑब्जेक्टिव के साथ जितने भी थ्योरी होगी साथियों, जितने भी एनसीईआरटी, जी हाँ एनसीईआरटी का जितने भी पॉइंट होगा वो टोटल के टोटल मैं आपको ये साथ साथ बताते चलूंगा। चलिए समझाते हैं आपको कि जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि आखिर होता क्या है। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी में साथियों ये क्या होता है, ट्यूब, याद रखिए किससे, ट्यूब से। और ट्यूब फ्लोपियन नलिका यानी फ्लोपियन ट्यूब जो होता है, पहले मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। मान लीजिए फ्लोपियन ट्यूब है, ये आपको पता होगा, इसे कीपनामा आकृति होती है, मनुष्य के किस में, मनुष्य के मादा में होती है, याद रखिए मादा में होती है। तो इसको क्या कहते हैं आप लोग, फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं। इसी ट्यूब को यहाँ से अगर काट के अगर बांध दे इसको, तो इसको क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ये भी एक प्रकार का जन्म नियंत्रण है। मान लीजिए साथियों यहाँ पे क्या हुआ, अंड का निर्माण हुआ, इसमें तो अंड का निर्माण हुआ, लेकिन ये यहाँ से यहाँ आ ही नहीं रही है, हम लोगों ने यहाँ से काट के बांध दिया है। तो इस प्रक्रिया से भी जन्म का नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये क्या कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी। चलिए अब दूसरा समझाते हैं आपको, वास्केक्टोमी क्या होता है। वैसेक्टोमी, वैस वैस मतलब क्या होता है साथियों, यहाँ पे समझिए, नस। वैस मतलब क्या होता है, नस। तो क्या होता है, आपके शुक्राशय जो होती है उसमें जो छोटी छोटी नसें होती है जिससे वो शुक्राणु आते हैं बाहर, उसको क्या करते हैं, काट देते हैं और बांध देते हैं, उसको क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों क्या हो गया, यहाँ पे शल्य चिकित्सीय विधि हो गया, क्या हो गया, शल्य चिकित्सा विधि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। एनसीईआरटी के टोटल ये दोनों पॉइंट जो था, वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी, ये हमने आपको पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। अगर आपको पूरी तरह से क्लियर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे यस सर क्लियर है। जन्म नियंत्रण की शल्य विधि क्लियर है तो आप लोग कमेंट करें फटाफट से, क्लियर है, यस क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर पहला का सी याद रखिए। चलिए फटाफट से अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपसे क्या कहता है उसको देखते हैं साथियों। दूसरा नंबर सवाल आपसे यहाँ पे बोल रहा है क्या कि कौन क्लायोटोरिस का समजात अंग है। कौन क्लायोटोरिस का समजात अंग है, ये आपसे पूछा गया है। योनि, लिंग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। क्लायोटोरिस का समजात अंग कौन है। ऐसा क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पर फ्री में कहीं नहीं मिलेगा जैसा कि क्वेश्चंस आज सेलेक्ट करके आपके सामने आया है। टोटल के टोटल साथियों 150 क्वेश्चंस है, और इस प्रकार का प्रश्न आपको बायोलॉजी के कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, चाहे तो आप खोज सकते हैं। तो क्लाइटोरिस का समजात अंग यहाँ पे पूछा गया है साथियों, याद रखिए। यहाँ पे क्या होता है क्लाइटोरिस का, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिंग होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे राइट हो जाएगा।
तो दूसरा नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर दूसरा एकदम राइट है। याद रखिए ऑप्शन के साथ और आंसर के साथ यहाँ पे पीडीएफ बनाया गया ताकि आपको लास्ट समय में रिवाइज करने में कोई भी दिक्कत की सामना ना करना पड़े। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तीसरा नंबर सवाल की ओर आपसे क्या पूछा गया उसको देखेंगे। तीसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। बताइए फटाफट से आप लोग आंसर बताएंगे। क्लास को एक बार फिर से शेयर कर देंगे, जितने भी स्टूडेंट जुड़ जाए बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशनल मिलेगा और आपको भी अच्छा लगेगा पढ़ने में, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ पाएंगे। तो मासिक चक्र पाया जाता है किसमें? मनुष्य के मादा में, स्तनपायी मादा में, प्राइमेट मादा में, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, बताइए आप लोग कि मासिक चक्र किसमें पाया जाता है। जी हाँ, फटाफट से आप लोग बताएंगे। आपको क्वेश्चंस पूरी तरह से दिख रहा होगा। मासिक चक्र यहाँ पे पूछा गया है। तो मासिक चक्र जो होता है प्राइमेट के मादा में पाया जाता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये आप याद रखिए, एमबीवीआई प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए और बहुत बार ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा तीसरा नंबर सवाल का। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर सवाल की ओर। चौथा नंबर सवाल देखिए आपसे क्या पूछा गया साथियों, यहाँ पे इनमें से किनका स्वर उच्च पिच स्वरमान का होता है? उच्च पिच स्वरमान का होता है, बताइए। पुरुष, स्त्री, किन्नर, हिजड़ा या चक्का जिसे हम लोग बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो किसका उच्च स्वर स्वरमान का होता है, बताइए आप लोग। जी स्त्री का होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये पॉइंट आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। आप लोग गहराई से अगर आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में टोटल के टोटल ये लाइनें छापा गया है। चलिए 5 नंबर सवाल को देखते हैं। 5 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया उसको देखते हैं। कहता है कि मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है। ये हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया है। इसका राइट ऑप्शन आना चाहिए गर्भाशय, फ्लोपियन नलिका, ओवरी, फॉलिकल में। ये इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताया था ये क्या है, फ्लोपियन ट्यूब्यूल है। लेकिन ट्यूब्यूल क्या है, यहाँ पे अंडवाहक होता है। अंड की रास्ता प्रदान करता है आगे बढ़ने के लिए, यहाँ पे गर्भाशय में इसको उतरने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो क्या था, फॉलिकल था। ओवरी फॉलिकल यहाँ पे होता है, कीपनुमा आकृति जिसे कहते हैं हम लोग। यहीं पे क्या होता है, अंडे का निर्माण होता है और इसे ये विमोचन करके यहाँ से ले जाता है और गर्भाशय को प्रदान करता है। लेकिन गर्भाशय को प्रदान करने से पहले बीच में बहुत सारे प्रोसेस होती है। जब फ्लोपियन ट्यूब्यूल में यहाँ से आते हैं और इधर से जब शुक्राणु यहाँ पे आता है, थोड़ा फ्रेश मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए फ्लोपियन ट्यूब्यूल है और ये फॉलिकल है और यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब्यूल है, लेकिन ये गर्भाशय का दीवार है इसे मान लीजिए। और जब यहाँ से बहुत सारे शुक्राणु आते हैं गति प्रदान करते हुए, यहाँ पे बहुत सारे शुक्राणु भक्षाणु कोशिकाओं द्वारा मारा जाता है, जो कि अम्ल से यहाँ पे बहुत सारे शुक्राणु पहले मर जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद जब यहाँ पे धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे शक्ति जिसमें होती है वो शुक्राणु आते हैं और ये फंडस, यहाँ पे फंडस एक होती है और यहीं पे अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है और यहीं पे निषेचन होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद ये आगे की ओर प्रोसेस बढ़ता है। तो यहाँ पे आपसे सवाल ये नहीं पूछा गया, सवाल आपसे पूछा गया कि अंडों का निर्माण कहाँ होता है। तो यहाँ पे ओवरियन फॉलिकल में होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। लेकिन जब निर्माण की यहाँ पे बात आई है तो हमने यहाँ पे इसका प्रोसेस भी बताया है, याद रखिए। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि क्रैश कोर्स में यही आपको फायदा होगा कि जो भी आप भूल रहे हैं वो 90% याद हो जाएगा क्लास में ही। ये बात आप याद रखिए। क्लियर है? 5 नंबर सवाल अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 6 नंबर सवाल की ओर और छठा नंबर सवाल को देखते हैं कि आपसे क्या पूछा गया। साथियों छठा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और इसका जवाब आप लोग फटाफट से बताएंगे। 6 नंबर सवाल है कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, एलएच, इनमें से कोई नहीं। तो शुक्राणु जनन का नियंत्रण जो होता है एंड्रोजन के द्वारा होता है। एंड्रोजन के स्त्रावन से ही शुक्राणु जनन होता है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा और ये वीवीआई सवाल है आपके एग्जाम के लिए 2024 के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप जरूर याद रखें। क्या रखें? याद जरूर रखें। क्लियर है? क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल की ओर। 7 नंबर सवाल को देखते हैं फटाफट से। कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की बात करेगा और लास्ट में हम लोग बहुत सारे बातें करेंगे। तो चलिए 7 नंबर सवाल का जवाब आप लोग फटाफट से बताइए। एक्रोसोम निम्नलिखित में से किसका संभाग है? ये सवाल का जवाब सभी का आना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, एमबीवीआई सवाल है। क्या है? एमबीवीआई सवाल है आपके एग्जाम के लिए। एक्रोसोम की बात यहाँ पे की है। जब भी आप शुक्राणु की संरचना ऐसे बनाते हैं
ऐसे जब आप लोग शुक्राणु की संरचना बनाते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे पता होगा। ये मान लीजिए शुक्राणु है, ये बीच में क्या होता है, इसका यहाँ पे केंद्रक होता है जिसका डिजाइन कुछ इस तरह से होता है, ये आपको पता होगा। लेकिन एक्रोसोम भाग क्या होता है, यहाँ पे किसका संभाग होता है ये पूछा गया है। तो बताइए फटाफट से आप इसका जवाब बताइए। कुछ स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है, इसका जवाब आपको देना है। तो ये मानव शुक्राणु का मध्य भाग होता है, ये आप याद रखिए। बीच वाले भाग जो होता है यहाँ पे जो ये बीच वाला भाग है, इसी में माइटोकॉन्ड्रिया इसका होता है जो गति प्रदान करता है, और एक्रोसोम इसी का भाग होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया साथियों वो गलत है। ऑप्शन नंबर बी में और क्वेश्चंस आपको फंसाया है, यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दिया है। ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर बी को तो नीचे डाला है लेकिन ऑप्शन नंबर सी को ऊपर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चंस बिल्कुल गलत हो सकता है, याद रखिए। यहाँ पे बी नहीं होगा, मानव शुक्राणु के शीर्ष वाले भाग होता है। मैंने जैसे आपको बताया मानव शुक्राणु के मध्य भाग में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो उसको गति प्रदान करता है। लेकिन शुक्राणु के शीर्ष भाग यहाँ पर जो होता है एक्रोसोम का, ये किसका भाग होता है, एक्रोसोम का भाग होता है, याद रखिए। और यही अंडाणु का भेदन में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। क्लियर है? तो आप लोग कमेंट करेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट है, जो कि तीसरा नंबर पॉइंट में दिया गया है। क्लियर है? 7 नंबर सवाल। चलिए 8 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8वां नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है, बताइए। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है, क्या स्रावित करता है, इसका जवाब आप लोग बताएंगे फटाफट से। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन, तो अंडाशय, वृषण, अपरा, किडनी। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का ये क्या करता है, अपरा करता है। ये कब करता है साथियों, जब अंडोत्सर्ग होता है, जब वहां से बच्चे निकल जाते हैं तो यहाँ पे उत्तेजन अवस्था दूध स्त्रावन के लिए अपरा ये क्या करता है, स्रावित करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को हम लोग बढ़ेंगे। एक्रोसोम भाग है, ये सवाल पहले ही करा दिया हूँ, बताइए आप लोग इसका आंसर। एक्रोसोम किसका भाग है, शुक्राणु का भाग है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। 10 नंबर सवाल, ग्रीवा किसमें पाया जाता है, फटाफट अंदाज में करेंगे। ग्रीवा किसमें पाया जाता है साथियों, तो ये जैसा कि हमने बताया आपको, गर्भाशय के बॉडी और योनि के बीच में ये पाया जाता है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी राइट है। किसी को कोई दिक्कत 10 नंबर सवाल में, आप लोग कमेंट करेंगे। 10 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। 11 नंबर सवाल, एस्ट्रोजन का स्त्रावन किसमें होता है, तो ये प्यूटरी ग्रंथि में होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, प्यूटरी ग्रंथि। क्लियर है? 12 नंबर सवाल, क्लेवेज के लिए क्या सही कथन है, तो क्लेवेज के लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कोशिकाओं का आकार घटता है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। जो सवाल ज्यादा डिस्कस करने लायक है मैं उसको करते जा रहा हूँ, और जो सवाल डिस्कस करने के लिए नहीं है तो सिर्फ और क्वेश्चन और आंसर की हम लोग बात करेंगे। 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। मानव मादा के भ्रूण में किस अवधि के लिए कौन सा सही कथन है, बताइए। तो ये यहाँ पे कौन सा कथन पूछा गया, भ्रूण के किस अवधि के लिए कौन सा कथन है, तो बताइए इसका आंसर आप लोग। आंसर इसका हो जाएगा हेलोब्लास्टिक एक समान होता है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, इसका आंसर आप लोग फटाफट से बताएंगे। निम्नलिखित में से मासिक चक्र की अवधि के लिए कौन सा सही कथन है, तो मासिक चक्र की अवधि के लिए जो होता है यहाँ पे एंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण 5वें से 10वें दिन होता है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है, 110% आपको ये राइट ऑप्शन मिलेगा। क्लियर है? 15 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने दिख गया होगा यहाँ पे। शटोली सेल का नियंत्रण प्यूटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है, शटोली सेल का नियंत्रण प्यूटरी ग्रंथि के किस हार्मोन के द्वारा होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इसे हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, याद रखिए, जिसे हम शॉर्टकट में LH कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्टेरोन की वापसी के कारण फिर से ये चालू हो जाता है मेंस्ट्रुएशन, जो आपको पता होगा। तो 16 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी राइट है। सभी का कमेंट आना चाहिए फटाफट से क्लास में। चलिए आगे 17 नंबर सवाल की ओर। शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बना होता है, शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बना होता है साथियों, बताइए आप लोग। तो ये दूरस्थ
वर्तुकेला से बना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 18 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, मानव में किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है? कैरियोगोनिक, हीमोकोरियल, मेटाडाइसोडियल या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी प्रकार का यहाँ पे अपरा पाया जाता है, प्लेसेंटा पाया जाता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम राइट है। अगला सवाल 19 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता? बताइए किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा। तो कैल्शियम की उपस्थिति में बिल्कुल भी निषेचन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी एकदम राइट हो जाएगा। 20 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने फटाफट अंदाज में, जन्म के बाद माता के प्रथम दुग्ध स्त्रावन को कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, जिनमें निहित होता है, यानी जिनमें क्या उपस्थित होता है, ये आपसे पूछा गया। तो कोलेस्ट्रॉम की बात करता है, IgA एंटीबॉडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? IgA। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो मानसिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन ये बच्चों को नहीं पिलाया जाता क्योंकि सर्दी बुखार इससे उत्पन्न होती है। एंटीबॉडी होती है जो कि प्रतिरक्षा तंत्र से ये क्या करती है, अंदर में रिएक्शन कर जाती है, इसलिए। लेकिन ये बहुत ही फायदेमंद होता है, ये आप ध्यान रखिए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 20 नंबर सवाल, प्रोस्टाग्लैंड है। प्रोस्टाग्लैंड क्या है? एक प्रकार का असंतृप्त है। बताइए असंतृप्त है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। प्रोस्टाग्लैंड क्या है? एक प्रकार का असंतृप्त है। 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, सेमिनल वेसिकल के स्त्रावन द्वारा फ्रुक्टोज की उपस्थिति फोरेंसिक जांच में प्रदर्शित करता है। फोरेंसिक जांच में यहाँ पे क्या प्रदर्शित करता है? बलात्कार प्रदर्शित करता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। जो भी यहाँ पे टेस्ट होता है साथियों रेफ का, वो सेमिनल वेसिकल के स्त्रावन द्वारा फ्रुक्टोज की उपस्थिति में फोरेंसिक जांच की जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 23 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, शुक्राणु जनन किसके द्वारा अभिभूत होता है? FSH, MSH, ACTH, SGH, HCG। तो शुक्राणु जनन साथियों यहाँ पे FSH के द्वारा क्या होता है? अभिभूत होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 24 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, शुक्राणु जनन द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? तो यहाँ पे टोटल के टोटल प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से टोटल के टोटल 4 बनते हैं। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया गया है, राइट है। जैसा कि हमने बताया था n से 2n से साथियों यहाँ पे प्राथमिक है, n बनेगा, यहाँ से भी n बनेगा, लेकिन यहाँ से डबल हो जाते हैं, n हो जाता है, फिर से यहाँ से n होता है और फिर से यहाँ से n हो जाता है। तो टोटल के टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। 25 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, अंडा के कोशिका द्रव में क्या होती है? क्या न कहा सॉरी यहाँ पे क्या नहीं होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सेंट्रोसोम जो होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट है। सेंट्रोसोम यहाँ पे बीच में होता है, केंद्रक जिसे हम लोग कहते हैं, याद रखिए। अगला सवाल 26 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, स्पर्मेटिड्स का रूपांतरण स्पर्मेटोजोआ में किस विधि द्वारा होता है? तो ये स्पर्मियोगेनेसिस के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। 27 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रतीक एंजाइम क्लिनिकल जांच के लिए कौन सा है? तो यहाँ पे अक्षीय फॉस्फेटेज है। अक्षीय फॉस्फेटेज याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। 28 नंबर सवाल है, पर्चुराइजेशन के लिए संकेत यानी सिग्नल कहाँ से शुरू होता है? तो यहाँ प्लेसेंटा से पूर्ण विकसित गर्भाशय शिशु के द्वारा ये उत्पन्न होता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। पर्चुराइजेशन के लिए संकेत सिग्नल कहाँ से शुरू होता है? तो प्लेसेंटा से पूर्ण विकसित गर्भाशय शिशु से उत्पन्न होता है। याद रखिए यही ऑक्सिन टॉक्सिन का स्त्रावन करने के लिए हमारे मस्तिष्क को संदेश देता है, और जब ऑक्सिन टॉक्सिन स्त्रावित होती है तो यहाँ पे क्या होता है? गर्भाशय में संकुचित अवस्था प्रदान करता है और बहुत ही जोर से प्रेशर प्रदान करता है हमारे मिड बॉडी के अंदर। किसमें? मध्य बॉडी में प्रदान करता है बहुत ही ज्यादा संकुचन। इसी से क्या होता है? प्रसव होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में पर्चुराइजेशन कहते हैं। क्लियर? 29 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, गर्भावस्था के किस महीने में गर्भाशय शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उग जाते हैं? ये MBBI पॉइंट है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ये सवाल आपके 2018 में भी पूछा गया, उसके बाद 2019 में भी ये सवाल आपसे पूछा गया। लगातार ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है।
तो ये 5वां महीना होता है, याद रखिए, और पहली तिमाही होता है। 5वां महीना लेकिन पहली तिमाही। क्लियर है? अगला सवाल, अंडाशय के नजदीक का फ्लोपियन ट्यूब का भाग है। अंडाशय के नजदीक का फ्लोपियन ट्यूब का भाग क्या है बताइए? इस्थमस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अंडाशय के नजदीक तथा फ्लोपियन ट्यूब्यूल का भाग, ये फ्लोपियन ट्यूब्यूल है, और ये क्या है? एक प्रकार का इस्थमस है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस मादा में ब्लास्टोसिस्ट के लिए क्या सही है बताइए? किसी मादा में ब्लास्टोसिस्ट के लिए क्या सही है? क्या सही हो जाएगा यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट के लिए? अंडोत्सर्ग के 3 दिन बाद एप्लेंटे होता है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। क्लियर है? सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी नहीं, बी यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कोशिका द्वारा इम्प्लांट होता है, याद रखिए। यहाँ पर सीधे इम्प्लांट होता है, लेकिन यहाँ पे कोशिका द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 32 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 32 नंबर सवाल देखिए आपके स्क्रीन के सामने है। कहता है कि किसी स्त्रावन में फ्रुक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम सबसे अधिक पाया जाता है, किसमें? किसमें पाया जाता है फ्रुक्टोज, एंजाइम सबसे अधिक, कैल्शियम भी? तो ये नर सहायक ग्रंथि में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्लियर है? 32 नंबर सवाल। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर, 33 नंबर सवाल की ओर। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है जी? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है जी? तो ये युग्मक बनता है। क्या बनता है? युग्मक बनता है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी राइट है। यहाँ पे जब शुक्राणु यहाँ पे आती है और यहाँ से अंडाणु आती है, तो इसे हम सिंपल क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? युग्मक बोलेंगे। जब निषेचन के बाद यहाँ पे भ्रूण का निर्माण होता है, तो इसको युग्मनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथी? युग्मनज बोलते हैं, याद रखिए। 34 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कोई एक पुरुष में पाया जाता है। कौन सा एक है जो पुरुष में पाया जाता है? गर्भाशय, ये तो पुरुष में नहीं पाया जाता। भग भी नहीं पाया जाता। लेबिया मेजोरा भी नहीं पाया जाता, लेकिन कॉपर पाया जाता है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। 35 नंबर, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अंडाशय, वृषण, यकृत, अमाशय? तो नर हार्मोन की उत्पत्ति जो है ये वृषण से होती है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि राइट है। स्तनधारियों में वृषण कोष में उतरते हैं, किस लिए बताइए? स्तनधारियों में वृषण कोष में क्यों उतरते हैं? शुक्राणु जनन के लिए, निषेचन के लिए, जनन अंगों के विकास के लिए, या विसरल अंगों के विकास के लिए? आपको बता दें, सामान्य बॉडी तापमान से 2 से 3 डिग्री तापमान जो होता है वो हमारे शुक्राणु का कम होता है, क्योंकि वो शुक्र जनन कर सके। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट है, याद रखिए। और ये भी एमबीबीआई पॉइंट है, ये भी आपसे पॉइंट पूछा जाता है। 37 नंबर सवाल है कि शुक्राणु अंडे के घेरों को घुलाने के लिए एक एंजाइम युक्त पदार्थ उत्पन्न करता है, यह क्या कहलाता है? ये सवाल हमने पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो ये हाइलुरोडिनेज एक प्रकार का एंजाइम है, यही उत्पन्न करता है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, अगर क्लियर है तो। 38 नंबर सवाल की ओर, एंट्रम किसकी गुहा है? एंट्रम किसकी गुहा है साथियों? एंट्रम जो है ये ग्रेफियन पुटिका की गुहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। एंट्रम किसकी गुहा है? ग्रेफियन पुटिका का। अगला सवाल, स्त्री में किस हार्मोन से प्रतिक्रिया के कारण द्वितीय लैंगिक लक्षण विकसित होता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है, एस्ट्रोजन के कारण ऐसा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, और ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। 40 नंबर, अंडोत्सर्ग और कॉपर्स ल्यूटियम के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है बताइए? तो LHC एक प्रकार का क्या है? उत्तरदायी हार्मोन है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने। चलिए साथियों, अगला सवाल का आंसर बताइए। 41 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने। बार्थोलिन की ग्रंथि होती है, तो बार्थोलिन की ग्रंथि जो होती है साथी योनि के किनारों पर होती है। इस प्रकार की योनि होती है, आपको पता होगा।
और योनि की क्या होती है, यहाँ पे किनारों पे होती है क्या, बार्थोलिन ग्रंथि होती है, ये आप याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोग जाइएगा और एग्जाम में जब आप जाएंगे तो निश्चित रूप से ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेगा। और ये इतना अगर डीप में ये सवाल अगर आपसे पूछा जाता है तो मान लीजिए कि आपका एग्जाम जो है साथियों, एग्जाम कितना है, हाई लेवल का है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा तो एग्जाम आपके हाई लेवल कनपट्टी से ऊपर की ओर निकलते चला जाएगा। इसीलिए ये क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। हर एक परिस्थिति से लड़ने की साहस आप में होना चाहिए। सिंपल लेवल के क्वेश्चन पूछे, मिडिल लेवल के क्वेश्चन पूछे या हाई लेवल का, तीनों का तीनों आंसर आप लोग ठोक के आएंगे एग्जाम में। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि स्टडी विथ रवि आपको निश्चित रूप से 90% दिलाने का पूरा प्रयास करेगा। और आप लोग चैनल को सिर्फ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 42 नंबर सवाल। साथियों 42 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने दिख गया होगा। कहता है कि मासिक चक्र की अवस्था जो 7 से 8 दिनों पर समाप्त होती है क्या कहलाती है। मतलब 7 से 8 दिन में जो अवस्थाएं समाप्त हो जाती है वो क्या कहलाती है। रजोधर्म, लुटियल अवस्था, अंडोसर्ग अवस्था या पुटकी अवस्था। तो साथियों आपको बता दें मासिक चक्र, मंथली, जी हाँ मासिक चक्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मंथली साइकिल बोलते हैं इसको। तो जो 7 से 8 दिन में समाप्त हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, पुटकीय अवस्था बोलते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा साथियों इसका वो राइट हो जाएगा। तो 42 नंबर सवाल का जो है ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। हम लोग एकदम फास्ट में चल रहे हैं, नो बकवास, कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं और सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर की बात कर रहे हैं। फिर हम लोग लास्ट में बातें बहुत सारे कर लेंगे। और अभी तक जो भी पिछले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं क्रैश कोर्स का, उसका प्ले लिस्ट बना दिया गया है, आप लोग प्ले लिस्ट में सीधे जाके देख सकते हैं। प्लीज एक बार आप लोग फिर से चैनल को शेयर करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा स्टूडेंट लाइव में जुड़ पाए। चलिए 43 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताइएगा कि कौन मीजोडर्मल उत्पत्ति का नहीं हो सकता। क्या होगा, कौन मीजोडर्मल उत्पत्ति का नहीं हो सकता। मीजोडर्मल कहने का मतलब मिड, मिड वाला, बताइए। तो मीजोडर्मल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका। जी हाँ, तंत्रिका तंत्र जो होता है ये मिडल नहीं होता है, याद रखिएगा। परिसंचरण तंत्र बिल्कुल हो सकता है, पेशीय तंत्र हो सकता है, कंकाल हो सकता है, लेकिन तंत्रिका तंत्र जिसे नर्वस सिस्टम बोलते हैं ये कभी भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोग जाएंगे। 90% आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है और ऐसे सवाल आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, एमवीवीआई होते हैं। इससे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल जो है स्टडी विथ रवि का, उससे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे अगर आप लिखेंगे यहाँ पे जो आपको नीचे दिख रहा है स्टडी विथ रवि, इस प्रकार जब आप टेलीग्राम पर सर्च मारेंगे तो आपके सामने आ जाएगा चैनल, तो आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। या कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्टडी विथ रवि चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया गया है, आप लोग डायरेक्ट जाके वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने का बहुत सारे फायदा है, आपको वहां पे टॉपर्स नोट्स भी दिया जा रहा है। चलिए टाइम टाइम बहुत कम है, अब मात्र 2 मंथ का टाइम है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल को देखते हैं साथियों। 45 नंबर सवाल आपसे, सॉरी 44 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है उस पर ध्यान देते हैं। यहाँ पे 44 नंबर सवाल साथियों आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया कि पटियम किससे प्रतिक्रिया में मोटाई में वृद्धि करती है। पटियम किससे प्रतिक्रिया में मोटाई में वृद्धि करती है साथियों, तो ये किसके, ऑक्सोटेंशन, किसके, ऑक्स्ट्रोजेन, ऑक्स्ट्रोजेन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा नहीं तो गलती हो सकती है। अगला सवाल 45 नंबर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन लंबवत द्विविभाजन यानी लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन करता है साथियों, तो ये ऑप्शन नंबर ए यूग्लिना, याद रखिए यूग्लिना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। अगला सवाल देखिए 46 नंबर सवाल, थोड़ा लंबा है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है यदि महाबीजाणु मात्र कोशिका में 10 गुणसूत्र हो तो एल्यूरेन परत में कितने गुणसूत्र होंगे। तो टोटल के टोटल यहाँ पे कितने होंगे साथियों, 10 ही होंगे, ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने 47 नंबर, फटाफट अंदाज में। कहता है कि किसी पौधे की जाति में प्रतिमुख कोशा में 8 क्रोमोजोम हो तो उसके एलिरोन के स्तर में कितने क्रोमोजोम होंगे। कितने होंगे साथियों, यहाँ पे 24 हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। ये सभी कैलकुलेशन वाली सवाल है, इसे आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। अगला 48 नंबर, महापुरुषों से क्या संबंधित है। ये महा इंपोर्टेंट सवाल है, इसे हम बोल सकते हैं पुरुषों से क्या संबंधित है। मुंह की खाई जाने वाली गोलियां ये स्त्री से संबंधित है। डिम्ब वाहिनी विच्छेदन ये भी स्त्री से है। शुक्रवाहन विच्छेदन, जी हाँ ये पुरुष से है। ये किससे है, मेल से है।
उपयुक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये मेल से संबंधित कौन है? शुक्र वाहन विच्छेदन, जो हमने पहले ही बताया था। नलिकाओं को क्या करते हैं, नस को जो होता है वैस, जिसे हम लोग बायोलॉजी के भाषा में बोलते हैं, उसको काट के बांध दिया जाता है। क्लियर है? 49 नंबर सवाल, प्रखनली शिशु को उत्पन्न करने में निषेचन बाह्य होता है, भ्रूण का निर्माण अंदर होता है। ये राइट है। प्रखनली शिशु में उत्पन्न करने में क्या होता है, निषेचन तो बाह्य होता है लेकिन भ्रूण का निर्माण अंदर होता है। यानी 8 कोश की अवस्था से अगर पहले मादा के गर्भाशय में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है यानी फैलोपियन ट्यूब्यूल में, तो इसे अंदर का क्या होता है, भ्रूण का निर्माण क्या होता है, अंदर होता है। याद रखिएगा। कभी कभी अगर 16 से 32 अवस्था में अगर ट्रांसफर करना है तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या किया जाता है, गर्भाशय में इसको ट्रांसफर किया जाता है। याद रखिए, ये भी आपको एनसीईआरटी में लाइन मिल जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 50 नंबर सवाल क्या पूछा गया कि बंध्याकरण की एक विधि है। बंध्याकरण की एक विधि क्या है? बंध्याकरण की एक विधि क्या है? IUDCB, मध्य छद या शुक्रवाहक छद या लूप। बंध्याकरण यानी स्टरलाइजेशन की एक विधि क्या है, बताएंगे आप लोग। साथ ही यहाँ पे बंध्याकरण क्या जो है, शुक्रवाहन विच्छेदन जो होता है ये बंध्याकरण है। ये परमानेंट बंध्याकरण 99.9% माना जाता है, 99% माना जाता है, सक्सेसफुल है। लेकिन अगर इसे आप दोबारा चाहेंगे कि चालू हो जाए तो ये बिल्कुल गलत है, 0.01% की चांस इसमें बनती है। चलिए 51 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जन्म नियंत्रण में प्रयुक्त यांत्रिकी अवरोधक है? जन्म नियंत्रण में प्रयुक्त यांत्रिकी अवरोधक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी है। याद रखिए, मध्य छद है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। तो साथियों आज के लिए हम लोग 51 ही क्वेश्चन तक रखते हैं, और ताकि आपका वीडियो बिल्कुल बड़ा ना हो। और नेक्स्ट क्लास में हमने पूरा 150 क्वेश्चन है, सभी अगले क्लास में करने की पूरी उम्मीद रखेंगे। आज की कुछ इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन थे 50 वो आपको करा दिए हैं। तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा क्लास को, और आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि अगले दिन जब हम आएंगे तो 100 क्वेश्चन बचेगा। इसलिए हमने 50 क्वेश्चन पे यहाँ पे क्लास को आज को यहीं पर विराम देते हैं, और 100 क्वेश्चन कल लेके आएंगे। यानी नेक्स्ट डे पे जो क्लास आएगी वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, और एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा लाभदायक वो क्लास होने वाला है। तो इतना ही आज के लिए साथियों। सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, गुड नाइट।